एक नगर में एक खसियारा रहता था जो जंगल से घास काटकर उसे कुछ पैसों में नगर में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक दिन हमेशा की तरह वह सुबह जल्दी उठा और जंगल में घास काटने गया। जब वह एक बड़ा गट्ठर बनाने के लिए पर्याप्त घास काट चुका तो उसे याद आया कि जिस रस्सी का उपयोग वह गट्ठर को बांधने के लिए किया करता था वह रस्सी तो घर पर ही छूट गई थी। वह काफी परेशान हो गया क्योंकि इसका मतलब था कि वह दिन भर की मेहनत और आय गंवा चुका था। लेकिन जब वह निराश मन से घर की तरफ जा रहा था, अचानक उसकी नजर अपने सामने कुछ दूरी पर पड़ी हुई एक चमकीली रस्सी जैसी दिखने वाली चीज पर गई। घसियारे ने रस्सी अपने हाथ में उठाई, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, रस्सी एक लंबे हरे सांप में परिवर्तित हो गई। उसने तुरंत उसे हाथ से फेंक दिया और जैसे ही सांप ने जमीन को छुआ वह एक बहुमूल्य चमकदार मानिक या लाल में बदल गया। घसियारे को मानिक के मूल्य के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वह उसे अपनी अंटी में बांधकर घर लौट गया। अगली सुबह वह महल में गया और वह कीमती रत्न राजा को भेंट कर दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उसने घसियारे को उदारता से भुगतान किया, जो उसके अपने शेष जीवन में बिना घास काटे आराम से रहने के लिए पर्याप्त था। राजा को विश्वास था कि रानी इस कीमती रत्न की प्रशंसा करेंगी। वह उसे घर में ले गया और रानी को भेंट कर दिया। लेकिन जैसे ही रानी ने उस मानिक को अपने हाथ की हथेली पर रखा, वहां मानिक नहीं, एक सुंदर नवजात शिशु था। चूंकि रानी के अपनी कोई संतान नहीं थी, उसने उस बच्चे की देखभाल करना और उसे लाड प्यार से पालना शुरू कर दिया। जब लाल 8 साल का हुआ तो राजा ने उसे पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा, जिसमें राजकुमार और राजकुमारियों को ही पढ़ाया जाता था। वहां उसकी भेंट एक सुंदर राजकुमारी से हुई जिसका नाम हीरा था और वे करीबी दोस्त बन गए। समय गुजरने के साथ वे बड़े हो गए और उनका बचपन का प्यार उत्तरोत्तर और मजबूत होता गया। अंततः यह बात लाल के पालक पिता राजा ने इसके बारे में सुना तो उसने तुरंत लड़के को हीरा से नहीं मिलने का आदेश जारी कर दिया। इसी बीच हीरा के माता पिता ने उसकी सगाई एक बहुत शक्तिशाली राजा से कर दी थी, जो बूढ़ा था, एक आंख वाला था और जिसकी कमर दोहरी हो चुकी थी। जब लाल ने निकट आ रही शादी के बारे में सुना तो वह गुपचुप तरीके से महल से निकला और एक चुस्त घोड़े पर सवार होकर हीरा के पिता के राज्य की तरफ चल दिया। लाल ऐन विवाह वाले दिन उस नगर में पहुंचा। दुल्हन महल से बाहर निकली, जिसके पीछे लोगों का एक लंबा जुलूस था। लोग सुसज्जित सड़कों पर हाथों में मशालें और ढोल लिए चल रहे थे। जब जुलूस मुख्य सड़क से गुजरा तो हीरा की नजर लाल पर पड़ गई, जो हाथ से उसे इशारा कर रहा था। जब उत्सव का शोर अपने चरम पर था, हीरा वहां से खिसक गई और लाल से जा मिली। उसके बाद एक लड़के के वेश में लाल के साथ घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकल गईं। वे बहुत तेजी से बहुत दूर निकल गए। जब वे एक जंगल से धड़धड़ाते हुए निकले तो उनके घोड़ों के खुरों की टापों से आग की चिंगारियां निकल रही थीं। वे आगे और आगे बढ़ते गए जब तक कि सूर्यास्त नहीं हो गया और तारे नहीं निकल आए। जब अंधेरा हो गया और उन्हें लगा कि अब वे पीछा करने वालों से सुरक्षित थे, उन्होंने सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में शरण ली, जहां एक बुढ़िया ने उनका स्वागत किया। हीरा और लाल अगले दिन घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गए। कई दिन बाद वे एक बड़े नगर में पहुंचे, जहां वे एक धर्मशाला में ठहरे। हीरा को धर्मशाला में छोड़कर लाल कुछ खरीदारी करने के लिए बाहर गया। हर दुकान पर उसने दुकानदार से कहा कि वह खरीदा गया सामान वापसी के समय ले लेगा और उन्हें अग्रिम भुगतान करता गया। संकरी सड़क के अंत में उसे पान की एक दुकान मिली, जिसे एक वृद्धा स्त्री चलाती थी, जो वास्तव में एक जादूगरनी थी। लेकिन लाल यह नहीं जानता था और उसने उसे कुछ पान देने को कहा। अंदर आओ, सुंदर राजकुमार, जादूगरनी ने कहा। मैं तुम्हें जितने चाहो उतने पान दूंगी। लाल दुकान के अंदर चला आया और क्षण भर में जादूगरनी ने उसे एक बकरा बना दिया। जब लाल धर्मशाला में नहीं लौटा तो हीरा उसकी खोज में गई। उसने अभी भी लड़के के कपड़े पहने हुए थे। जब वह उसी सड़क से गुजरी जिसमें लाल ने खरीदारी की थी, दुकानदारों ने उसे गलती से वही लड़का समझते हुए उससे वे सामान लेने के लिए कहा जो उसने खरीदे थे। इस तरह से वह पान की दुकान पर पहुंच गई और कुछ पान देने के लिए कहा। अंदर आओ, सुंदर राजकुमारी, जादूगरनी ने कहा। मैं तुम्हें जितने चाहो उतने पान दूंगी।
मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। हीरा ने मन ही मन सोचा कि हो न हो लाल के गायब होने में इस पान बेचने वाली का हाथ हो सकता है। वापस मुड़कर सड़क पर जाते समय हीरा को एक स्त्री मिठाइयाँ बनाती हुई मिली जो बनाते समय रोती जा रही थी। माँ, तुम रो क्यों रही हो? हीरा ने कहा। तुम क्यों पूछती हो मेरी बच्ची? स्त्री ने कहा, इस नगर के राजा की एक सुंदर बेटी है जिसके लिए हर रोज एक नवयुवक की बलि दी जाती है। आज मेरे बेटे की बारी है और ये अंतिम मिठाइयाँ हैं जो मैं उसके लिए अभी बनाऊंगी। रो मत माँ। हीरा ने कहा, तुम्हारे बेटे की जगह मैं जाऊंगी उस भयानक राजकुमारी के पास। वृद्धा स्त्री बहुत कृतज्ञ हुई और उसने सारी मिठाइयाँ हीरा को खाने के लिए दे दी। उनमें से कुछ खाने के बाद वह महल की तरफ चल दी जहाँ राजा के अधिकारी उसे राजकुमारी के कक्ष की तरफ ले गए। पहले तो राजकुमारी ने हीरा के साथ बहुत शालीन व्यवहार किया, लेकिन बाद में जब वह हीरा के साथ अकेली थी उसमें अचानक बदलाव आ गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगे और वह अपने बालों को नोचने लगी। वह जमीन पर लुढ़क गई और विकृत हो गई तथा चीखने लगी। जब वह निढाल हो गई तो वह गहरी बेहोशी में गिर गई। जब वह बेहोश पड़ी थी तो उसके मुख से एक भयानक काला सर्प निकला। सर्प एक तेज फुफकार के साथ सीधा हीरा की तरफ झपटा। उसकी कटी हुई जीभ तेजी से बाहर निकल रही थी। हीरा हालांकि भयभीत थी, उसने अपने होश नहीं खोए। जैसे ही सर्प उसके नजदीक आया उसने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में सर्प के सिर को काट डाला। हीरा पूरी रात बेहोश राजकुमारी के साथ रही और सुबह तक उसे होश में ले आई। जब राजा को पता चला कि जिस सर्प ने उसकी बेटी पर इतने लंबे समय से अधिकार जमाए रखा था उसे हीरा नाम के एक युवक द्वारा मार दिया गया है, तो वह बहुत खुश हुआ और हीरा को अपने पास बुलाकर उससे पूछा कि उसे क्या इनाम चाहिए। मुझे कुछ घंटों के लिए राजा बना दीजिए, हीरा ने कहा, और उसके इस अनुरोध को राजा ने खुशी से स्वीकार कर लिया तथा अधिकारियों को हीरा के आदेश मानने का हुक्म दिया। जैसे ही हीरा सिंहासन पर बैठी उसने एक मुनादी वाले को नगर में भेजा जो जोर जोर से चिल्लाकर घोषणा कर रहा था, सब यह जानने की राजा ने हुक्म दिया है कि सभी नागरिक, आदमी या औरत, जवान या बूढ़ा, अपने मवेशियों, पक्षियों और जानवरों के साथ फौरन महाराज के सामने उपस्थित हों। हर कोई अपने साथ मवेशियों और जानवरों को लेकर महल की तरफ चल पड़ा और जब वे सब हीरा के सामने इकट्ठे हो गए तो यह पाया गया कि पान बेचने वाली उनमें नहीं थी। राजा के अधिकारी फौरन पान बेचने वाली के घर पहुंचे और उसे तथा उसके बकरे को लेकर हीरा के पास आ गए। बकरे ने जैसे ही हीरा को देखा वह दौड़कर हीरा से लिपटने लगा। हीरा फौरन पहचान गई कि यह बकरा ही लाल था, इसलिए उसने जादूगरनी से उसे बेचने के लिए कहा। पान बेचने वाली स्त्री ने कहा, मैंने इस बकरे को पूर्णमासी के दिन मां काली को बलि चढ़ाने के लिए रख रखा है। मेरी धार्मिक मनौती मुझे इस बकरे को आपको बेचने की इजाजत नहीं देती है। यह सुनते ही हीरा ने चिल्लाकर कहा, बांध दो इस चुड़ैल को और डाल दो जेल में। पान बेचने वाली स्त्री को दूर ले जाया गया। हीरा ने बकरे के पंजे को अपने हाथों में लिया और खास मंत्रों व जादुई श्लोकों का उच्चारण करके लाल को वापस मानव रूप में ले आई। उसके बाद हीरा सिंहासन से उतरकर रनिवास में गई और अपने कपड़े बदलकर एक लड़की के रूप में लोगों के सामने प्रकट हुई। जल्दी ही इसकी घोषणा कर दी गई कि हीरा और लाल की सगाई हो गई है। हीरा और लाल राजा के मेहमान और राजकुमारी के मित्र के रूप में रहे, लेकिन जैसे जैसे उनके विवाह का दिन निकट आने लगा राजकुमारी को उनसे ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि उसे डर सताने लगा कि जब उनका विवाह हो जाएगा तो लाल हीरा को दूर ले जाएगा। एक दिन उसने हीरा से पूछा, प्यारी बहन, मुझे यह तो बताओ कि हमारे प्रिय मित्र लाल की जाति क्या है। हालांकि हम जानते हैं कि वह एक राजा का गोद लिया हुआ पुत्र है, उसके जन्म के बारे में एक रहस्य है। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? हीरा ने पूछा, क्या हम उसके प्यार में और उसकी आनंददायक उपस्थिति में खुश नहीं हैं? उसकी जाति जानने की जरूरत ही क्या है? लेकिन राजकुमारी लाल की जाति का पता लगाने पर जोर देती रही और हीरा से यह वचन ले ही लिया कि वह उससे उसकी जाति के बारे में सवाल करेगी। एक दिन जब हीरा और लाल एक नदी के किनारे एक साथ बैठे थे, उसने लाल से यह सवाल पूछ ही लिया। लाल बहुत उदास हुआ और बोला, प्रिय हीरा, मुझसे तुम इस सवाल के जवाब की उम्मीद मत करो। अगर मैंने बता दिया तो तुम पछताओगी। लेकिन हीरा की उत्सुकता बढ़ गई थी।
उसने सच जानने की जिद पकड़ ली और उससे सवाल करती रही। लाल नदी में थोड़ी दूर तक गया और कहा, क्या तुमने मेरी जाति जानने का पक्का फैसला कर लिया है? हाँ, हीरा ने कहा। वह धारा के बीच में अधिक गहराई तक चला गया, जहाँ पानी उसकी गर्दन तक आ गया था, और उसने फिर पूछा, क्या तुम अभी भी मेरी जाति जानना चाहती हो? हीरा ने मजाक में जवाब दिया, हाँ, जानना चाहती हूँ। तब लाल पानी में और गहराई में चला गया, जब तक कि उसका पूरा शरीर पानी में नहीं समा गया। पानी की सतह पर उसके बालों का केवल एक गुच्छा नजर आ रहा था। पानी के नीचे से पूछती हुई उसकी आवाज आई, हीरा, क्या तुम अभी भी मेरी जाति जानने पर तुली हुई हो? अभी तुम्हारे पास अपना इरादा बदलने का समय है। उसकी आवाज बहुत गहरी और दृढ़ प्रतीत हो रही थी, जैसे वह पहले ही किसी दूसरी दुनिया से बोल रहा हो। लेकिन हीरा ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा और जवाब दिया, हाँ हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, वह वालों का गुच्छा भी गायब हो गया और जिस जगह लाल खड़ा हुआ था, वहां सफेद कमल का एक सुंदर फूल प्रकट हुआ, जिसके अंदर एक चमकदार मानिक रखा हुआ था। फूल और मानिक केवल कुछ क्षणों के लिए ही दिखाई दिए और फिर गायब हो गए। हीरा ने लाल के फिर से प्रकट होने का दिन और रात इंतजार किया, लेकिन उसका इंतजार व्यर्थ गया। लाल कभी वापस नहीं आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोक कथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोक कथा पर।